सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। किसी भी जमहूरी तर्ज हुकूमत में अवाम की नजरें या तो हुकूमत के ऊपर होती हैं या अपोजिशन के ऊपर होती है। अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, जबकि गवर्नमेंट अगर ठीक से परफॉर्म ना कर पा रही हो, उनकी समत दुरुस्त ना हो, उनकी डायरेक्शन का तयन ठीक से ना हो सका हो, तो इसके हवाले से भी एहतजाज के जरिए अपोजिशन तमाम तर मामलात को रिकॉर्ड पर रखती है। लेकिन पाकिस्तान जैसी तीसरी दुनिया के मुल्क के अंदर ना तो हुकूमत ठीक से हुकूमत करती नजर आ रही है और ना ही अपोजिशन ठीक से अपोजिशन करती हुई नजर आ रही है। अब आप हुकूमत की हुकूमती कारकर्दगी को देखें तो सिवाय कैबिनेट रीशफल के अलावा आपको बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा। 2.5 साल के दौरान छठी मर्तबा विफाकी काबीना के अंदर जल्जला और उसके आफ्टरशॉक्स हमें मुसलसल देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि हम्माद अजहर साहब को विफाकी वजीर बराए खजाना मुकर्रर कर दिया गया है और वो सिर्फ 18 दिन के विफाकी वजीर बराए खजाना साबित हुए। शायद हम्माद अजहर साहब को भी पता नहीं होगा कि वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, यानी उन्हें रखा ही इसलिए गया था कि एक और साहब को लाया जाए। पब्लिक में एक राय कायम हो चुकी है और वो ये कि वफाकी वज़रा म्यूजिकल चेयर की तरह एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगहें बदलते हुए नजर आते हैं। तमाम तर प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है, वो एग्जीक्यूटिव हैं, वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि अपने खिलाड़ियों को, अपने वज़रा को कहां पर खिलाना है। लेकिन लॉजिकल आर्गुमेंट यह बनता है कि अगर एक खिलाड़ी या एक वजीर एक जगह पर ठीक परफॉर्म कर रहा था तो उसकी वजारत बदली गई, तो क्यों बदली गई। दूसरा लॉजिकल आर्गुमेंट यह है कि अगर एक खिलाड़ी या एक वजीर अपनी जगह पर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था तो दूसरी जगह पर ठीक से परफॉर्म कैसे कर पाएगा। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप रिमोट के अंदर 2 सेल डालते हैं और अगर रिमोट चलना बंद हो जाए तो आप एक सेल को निकालकर दूसरी जगह लगा देते हैं और दूसरे को निकालकर पहली जगह लगा देते हैं। इससे रिमोट थोड़ी देर के लिए शायद काम कर जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जो बैरियर था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पर ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए आपको परमानेंट रिमूवल या रिप्लेसमेंट करना होता है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमें गुज़िश्ता 2.5 साल में सिर्फ उथल पुथल ही दिखाई दी है। मुस्तकिल अरेंजमेंट अभी तक समझ से बालातर है और उसके पीछे क्या मामलात या मुहर्रिकात हैं यह भी समझ से बालातर है। यही मामला अपोजिशन के साथ है। अपोजिशन अमेलगमेट नहीं बना पा रही, मुत्तहद नहीं हो पा रही, एक अपनी जगह पर लड़ रहा है तो दूसरा दूसरी जगह पर लड़ रहा है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग कंफ्यूज्ड कैबिनेट। हैशटैग कंफ्यूज्ड कैबिनेट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। 2.5 साल और विफाकी काबीना में छठा ज़ल्ज़ला। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं सीनियर लीगी रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल साहब। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल और साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल साहब को एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि मुझे क्यों निकाला से अब हम निकालने का फ़ैसला करेंगे तक का सफ़र आपको कैसा लगता है, क्योंकि ग्रुप के एडमिन तो आप थे। नहीं, अगर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का एक इंटरनल कम्युनिकेशन का ग्रुप है जिसमें हम मुशावरत करते हैं जी। और जब ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ा दे दिया और हम पीपल्स पार्टी के बारे में मुशावरत आपस में करना चाहते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि वो लोग के जो
पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी को छोड़ गए हैं उनको बीच में शामिल करके हम अपनी प्राइवेसी बरकरार रख सकें। तो उनके इस्तीफे देने के बाद स्टीयरिंग कमेटी से हमने उनको इसलिए निकाला कि जो बाकी लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन की प्राइवेसी बरकरार है। राइट। अच्छा, अब मामला अगर प्राइवेसी का है तो चलें, वो तो एक अलग डिबेट है और आप अपने एंड पर बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि आपका इस्तेहकाक है। जिस तरह उनका इस्तेहकाक था कि वो फाड़ सकते हैं शो कॉज नोटिस, इसी तरह आपका इस्तेहकाक है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि आप किसी को भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो फिर अब हम यही समझें कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है? नहीं, पीडीएम में लड़ाई नहीं हुई। हमने उनको अभी भी कहा है कि अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, चूँकि पीडीएम के साथ लोगों की तवक्कुआत हैं। पीडीएम एक बहुत बड़ी मिशन की तहरीक है कि इस मुल्क की हमने आपको अभी भी तवक्कुआत हैं इस ऐसे एटीट्यूड के बाद एएनपी और पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, अगर तो वो उस चार्टर के साथ जिसका वो दम भरते हैं संजीदा हैं तो उन्हें ज़रूर जो मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशकश की है कि वो नज़रसानी करें अपने फ़ैसले के ऊपर, उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी कोई और कंसिड्रेशन है तो इसमें फिर हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। अलबत्ता जो बाकी 8 जमातें हैं ये बहुत ही यकसू हैं, और मैं ये बात कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के जाने से हमें एक टेम्पररी सेटबैक तो हुआ है, झटका लगा लेकिन एक क्राइसिस, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी पनाह होती है। तो ये भी हो सकता है कि फिर अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी निकले हैं तो बाकी जो 8 जमातें जिनमें बहुत ज़्यादा नज़रियाती हम आंगी है और वो बहुत एक दूसरे के सियासी हिकमत अमली के हवाले से भी करीब हैं, तो अगर ये 8 जमातें अब एक इंतखाबी इत्तेहाद बन गई तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जिस तरह आपने कहा कि एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो इसी तरह से क्या जो गुज़िश्ता बयानात थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही थी एंड एवरीबडी न्यू दैट, तो आप लोग जो बयानात दे रहे थे उससे जो क्राइसिस पैदा हुआ उससे पीपल्स पार्टी ने अपॉर्चुनिटी उठाई और कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं? देखिए, आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की और हमें दिली दुख और सदमा हुआ है कि एक बहुत ही उन्होंने छोटा सौदा किया। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की स्लॉट की कोई हैसियत नहीं है। आप उसके लिए बाप पार्टी को साथ में ला लें और पूरी दुनिया जानती है कि बाप पार्टी किसकी बनाई हुई है, वो कहाँ से एनओसी लेकर चलती है। तो जब आप उनके साथ मिलकर एक ओहदा हासिल करेंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लीडर ऑफ द लगा रहे हैं। अपोजिशन के ओहदे की अगर इंपॉर्टेंस नहीं थी तो फिर आप लोग इस चीज़ को, आप लोग ही इस रिफ्ट को अवॉइड कर जाते हैं, ले लेने दें उनको, क्या वो फर्क पड़ता अगर है? हमसे कहते हैं कि हमारी बहुत कहा नहीं मजबूरी उन्होंने? है, नहीं ऐसी बात नहीं, उन्होंने नहीं कहा, डिस्कस भी नहीं किया। जी, मेरे इल्म में नहीं है कि कुछ स्टीयरिंग कमेटी या लीडरशिप के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे ये इजलास बुलाया हो कि जी अब हमारे लिए उस फैसले पर कायम रहना मुश्किल है। देखिए, एएनपी पीडीएम को छोड़कर गई, लेकिन इसके बावजूद मैं दाद देता हूं कि एएनपी की लीडरशिप ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की कि पीडीएम का मुत्तफ़िका फैसला था कि चेयरमैन का इंतखाब पीपल्स पार्टी लड़ेगी, डिप्टी चेयरमैन का जेयूआई और लीडर ऑफ अपोजिशन की स्लॉट पीएमएलएन को जाएगी। उन्होंने इस बात की गवाही दी जो अब आज पीपल्स पार्टी जिन्हें अपना अलाई कहती है। तो फिर पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि अपने उस फैसले को ऑनर करती जो उसने पीडीएम के साथ किया था। चले, आपने उसको ऑनर नहीं किया, लेकिन आप फिर रेड लाइन क्रॉस करके हुकूमत के इत्तेहादियों को साथ मिला के अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की स्लॉट लेंगे तो आप कल को जब वजीर आज़म को सिलेक्टेड कहते थे तो फिर तो आप बुनियाद रख रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को भी सिलेक्टेड कहा जाएगा। आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन, चेयरमैन सेनेट की बजाय लीडर ऑफ द अपोजिशन मानते हैं सेनेट में? नहीं, हमने तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन ग्रुप की दरख्वास्त दी है और वहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो 27 सैनेटर्स पीडीएम जमातों की नुमाइंदगी करते हैं उनके सरबराह होंगे उस ग्रुप के, और हम एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन ग्रुप की हैसियत में वहाँ ऑपरेट करेंगे। राइट। अवामी नेशनल पार्टी के बड़े ही सीनियर रहनुमा हैं साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम अहमद बिलौर साहब हमारे साथ एक शो पर थे इधर ही नेशनल डिबेट पे, तो उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, अगर वो पाकिस्तान आए तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये उनके जुमले थे, कोट अनकोट, एंड दैट वाज अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर अस एज वेल। उनकी जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त स्टेटमेंट है? मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के जो सेहत को खदशात और ख़तरात लाहक हुए थे जी, वो भी काबिल इंक्वायरी हैं।
तकरीबन हिरासत में उनकी ज़िंदगी को बहुत संगीन ख़तरात लाहक कर दिए गए थे, जिसकी बिना पर उन्हें बाहर भेजा गया डेलिबरेटली। ये अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो इस तरह लो एकदम उनके प्लेटलेट्स कैसे हुए। और डॉक्टर्स का ये ख्याल था, जब हम सर्विसेज हॉस्पिटल में थे तो वहाँ उनका जो पैनल ट्रीट कर रहा था वो कह रहा था कि हम जब उन्हें देख कर गए तो हमें दिल में यकीन नहीं था कि कल सुबह हम इन्हें दोबारा मिल सकेंगे। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, और मैं समझता हूँ कि उनकी वालदा की और लाखों उनके जो चाहने वाले हैं उनकी दुआएं थीं कि अल्लाह ताला ने उनको मौत के मुंह से निकाला है। और इस हुकूमत ने भी जब उन्हें भेजा है तो ये समझ के और तसल्ली करके भेजा है अपनी तरफ से कि ये चंद दिनों के मेहमान हैं, तो इनकी जो कोई हादसा जो है हमारे गले ना पड़े, इन्हें बाहर भेज दो। यानी ये खुद ही अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए हमें इनको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। ये मकसद आप ये कहना है चाह रहे हैं? नहीं, उनका ये था हुकूमत का कि इनके हवाले से खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ तो वो हमारे गले पड़ जाएगा और बड़ा शदीद रद्द अमल होगा, लिहाजा इनको मुल्क से बाहर भेज दो, और अगर कोई ऐसा हादसा होना है तो वो मुल्क के बाहर हो। ये जो कहते हैं कि बड़ी सिंपैथी थी, हमें एम्पैथी थी कि जी बीमार हैं तो चले जाने दिया जाए, नहीं, शीरीन empathy मज़ारी कोई- की आंखों में जी, आंसू जी, आ जी, गए, ये भी वो कहा जाता है। एम्पैथी कोई नहीं थी, अपनी तरफ से ये उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठे थे, और ये सिर्फ चाहते थे कि वो हादसा पाकिस्तान में ना हो, बाहर हो जाए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, उनकी वालदा की दुआएं थीं, उनके चाहने वालों की दुआएं थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दी, उन्हें ज़िंदगी दी। देखिए, मारने वालों से या किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने की तमन्ना करने वालों से बचाने वाला बड़ा है। तो उनको अल्लाह ताला ने सेहत दी, वो रूबे सेहत हैं, उनका इलाज हो रहा है, और इसीलिए हम समझते हैं कि वो एक नेशनल प्रॉपर्टी है। ही इज़ द सीनियर मोस्ट स्टेट्समैन इन पाकिस्तान। उनके मुकाबले में ना सियासत में ना इस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की रियासत के और इसके मसाइल के दाखिली और खारजी रखता हो। तो ही इज़ अ नेशनल एसेट, और हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, और वो उनका वजूद जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गाइडेंस। विल यू बाय दिस आर्गुमेंट ऑफ गुलाम अहमद बिलौर साहब के अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा? विल यू बाय दिस आर्गुमेंट? देखिए, ये तो मैं इस पर कोई कतईयत के साथ मालूमात नहीं है मेरे पास जिस पे मैं कह सकूं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि यहाँ पर अगर वो आएंगे फौरी तौर पे तो उनको वो मेडिकल केयर नहीं दी जाएगी जो उनके लिए ज़रूरी है, और इसलिए जब तक उनके डॉक्टर्स ये सर्टिफिकेट ना दें कि हेल्थ वाइज अब वो इस काबिल हैं कि वो इस हुकूमत के किसी नारवा सलूक को भी विदस्टैंड कर सकते हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी एक दो जगह ये तस्करा कर बैठी कि जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मेरे वॉशरूम्स तक में कैमरे लगे हुए थे। उन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार किया, और आप भी अभी ये कह गए कि उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी गई और अपने तय पूरी कोशिश की गई कि वो नहीं, ये जो आप देखिए ना, नैब के जब हम कस्टडी में थे जी और अडियाला जेल में थे, आप भी थे क्या? आपके भी वॉशरूम्स में कैमरे थे? देखिए, हम सजाए मौत के कैदियों की चक्की में थे, जो जेल के अंदर बदतरीन जगह होती है। नहीं, कैमरे थे वॉशरूम्स के अंदर? हमारी हर मीटिंग जो है, जो हमारी फैमिली के साथ होती थी, वो रिकॉर्ड होती थी, और जब तक उसको रिकॉर्ड करने वाले आ नहीं जाते थे, घंटों घंटों कई दफ़ा हमारी फैमिलीज इंतज़ार करती थी, तो वो मीटिंग जो है उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी कि ये अपने अहले खाना के साथ क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर वो मीटिंग्स रिकॉर्ड होती थी तो पता नहीं और कहाँ क्या क्या रिकॉर्ड करते होंगे। तो एक खातून लीडर की तरफ से, और ज़ाहिर है कि अब आपकी जमात का फेस है और PDM का भी फेस है, उनकी तरफ से ये कहा जाना कि उनके वॉशरूम में कैमरे लगे हुए थे, तो ये तो बहुत बड़ा आर्गूमेंट है। जी जी, विल यू बाय दैट? मैं समझता हूँ ये दुरुस्त है, चूँकि ये शिकायत और भी उन लोगों ने की है जो नैब की कस्टडी में थे कि वॉशरूम्स पे और रूम्स के ऊपर, हाँ। और हर जगह बहुत उन्होंने कैमरेज लगाए हुए थे। ये तो एक बिल्कुल गस्टापो स्टेट बनाई हुई है इन्होंने। राइट। राजा परवेज़ अशरफ साहब का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनको आपने रिमूव भी किया बतौर एडमिन। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि एहसन इकबाल साहब बतौर एडमिन किसी को बैठ कर रिमूव कर रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप में से। उन्होंने एक जुमला कहा है, उनका जुमला सुन लीजिए। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही शख्स है जो मुल्क का मुजरम है और इस वक्त लंदन में बैठा है, उसका नाम नवाज शरीफ है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? पता नहीं अब उन्होंने कब कहा है, कल की बात है जी। अच्छा, बहरहाल मैं समझता हूँ कि उन्हें जचता नहीं है
ये जुमला कहना। और चूँकि इससे पहले वो पीडीएम की मीटिंग्स के अंदर कुछ और ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, और उनके सवाल के जवाब में मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिशियंस को ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। और हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला इस निज़ाम से है और इमरान खान साहब से है। और हमने वैसे भी फैसला किया कि अब पीपल्स पार्टी से हमने कोई जुमलेबाजी या मुकालमाबाजी नहीं करनी है। आप बिल्कुल ना करें जुमलेबाजी या मुकालमाबाजी, एंड आई वॉन्ट इंसिस्ट, लेकिन जहाँ पर सवाल मेरा बनता है वहाँ आपसे जवाब मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या पीडीएम की दो बड़ी जमातें, देखिए मैं एक बात JUI है, एक नून, एक बात कह दूं, दिलचस्प बात। जी प्लीज़ आप कर लें, मैं उसके बाद। ये पाकिस्तान ही है जी कि एक करप्शन के केस में इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को करप्शन पकड़ने के इल्ज़ाम में तमगे दे दिए जाएं और उस केस के अंदर जो मुल्ज़िम हैं उन्हें बरी कर दिया जाए। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी कम से कम 10-20 साल पीछे चली गई। अब इसे पीटीआई से वो वोट वापस हासिल करने के लिए पता नहीं 5 साल, 10 साल, 15 साल कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया है, मैं समझता हूँ कि इसका उन्हें अगले इलेक्शन में हो सकता है कि सूबा सिंध में भी नुकसान हो। क्योंकि जरदारी साहब का ये कहना कि मेरा डोमिसाइल कमज़ोर है, मेरे नज़दीक सिंध के अवाम की तौहीन है। सिंध के अवाम का डोमिसाइल मैं समझता हूँ कि पंजाब के अवाम से भी ज़्यादा वेट रखता है, ज़्यादा वेट रखता है, इसलिए कि सिंध के अवाम की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ और जदोजहद पंजाब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है? ये मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी कमज़ोरी की बात करेगा वो अगले इलेक्शन में उसकी कीमत अदा करेगा। तो अभी भी अदा कर रहे हैं ना आप लोग, डिवाइड तो है नहीं, ये डिवीज़न कोई मायने नहीं रखती। देखिए इस वक्त पैचअप हो सकता है, इस वक्त डिवीज़न दो ही हैं, एक बंदोबस्ती निज़ाम के साथ और एक बंदोबस्ती निज़ाम के ख़िलाफ़ आइन और आइन की बालादस्ती वाले। ये फैसला हर जमाना है कि वो डिवाइड के किस साइड पे खड़ी है। क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ की सियासत कर रही है या वो प्रिंसिपल्स की सियासत कर रही है। इस वक्त ये शार्प डिवीज़न मौजूद है कि एक तरफ प्रिंसिपल्स की सियासत है और एक तरफ कॉम्प्रोमाइज़ की सियासत है। मेरा ये ख्याल है कि जो लोगों में हमने 6-7 महीने की जदोजहद की है, उसके बाद अब पाकिस्तान के अवाम में जो शऊर पैदा हुआ है वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ की सियासत के हक़ में नहीं है। वो एक प्रिंसिपल्स की सियासत चाहते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट सियासत चाहते हैं, और वो किसी बैकडोर कॉम्प्रोमाइज़ या मुका के हक़ में नहीं है। जो भी करेगा वो उसकी कीमत अदा करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहते थे, और उसके बाद आपके साथ मिले तो ये शोर बहुत बढ़ा, हाहाकार हुई बहुत बड़े लेवल पर। अब नून लीग की जानिब से उनके सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन को सिलेक्टेड कहा जा रहा है, तो ये तोपों का रुख नहीं, मैं समझता हूँ चेंज हो गया। ये क्यों हुआ? ये पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो कल तक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के नारे को चार्ज करते थे, आज वो क्यों इस मुकाम पर आ गए कि उनके अपने बंदे को सिलेक्टेड लीडर ऑफ ऑपोजिशन करार दिया जाए। और देखिए ये है एक तसलसल है, हम खुद इस पे हैरान हैं कि ये फैसलों की बुनियाद क्या है। 2018 में हमने पीपल्स पार्टी को पेशकश की, गैर मशरूत पेशकश की कि आप रज़ा रुबानी को, उन्होंने बेहतरीन चेयरमैन सेनेट का किरदार अदा किया कि आप इन्हें दोबारा अगर चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद करेंगे हम इन्हें गैर मशरूत ताउन देंगे। वो बिला मुकाबला इत्तफाक राय से चेयरमैन सेनेट बन सकते थे। पीपल्स पार्टी ने रज़ा रुबानी साहब को पुटअप नहीं किया, सादिक संजरानी को सपोर्ट किया। फिर इसके बाद जब 18 के इलेक्शन हो गए तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते थे। पीपल्स पार्टी ने इसरार किया कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा वही एक मुतबादल होता है, लिहाजा इमरान खान साहब के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी के कहने पे हमने शहबाज शरीफ साहब को आमादा किया। जब वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में नामजद हो गए तो पीपल्स पार्टी उन्हें वोट देने से बैकआउट कर गई। फिर आ जाइए सदर का इलेक्शन होता है। सदर के इलेक्शन पे अपोजिशन ने मुतफ़िका तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को उम्मीदवार मुकर्रर किया, हाँ जी, नॉमिनेट किया, और पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ अहसन साहब को नॉमिनेट करके अपोजिशन के वोट डिवाइड कर दिए ताकि पीटीआई के आरिफ अलवी साहब के लिए मौका बन जाए, वॉक ओवर उनको वो दे दिया। मिल जाए। देखिए अगर
पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को पूरे वोट देती, जैसे हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को पूरे वोट दिए हैं, अगर पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब को वोट देती, मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं कि कभी इमरान खान साहब कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकते थे। तो अगर आप लोग आरिफ अलवी साहब भी सर, सदर मुंतखब नहीं हो सकते थे। सर, अगर आप लोग भी जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सेकंड टाइम हुआ है, आप लोग भी उस दिन अगर ज़्यादा बेहतर और प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स करते और जिस तरह आप इस्तीफ़ों की बात करते थे, उसी तरह से उन लोगों से जिन लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दे डाला था, उन लोगों से पहलवा के आश्कार करवा देते चीजें, तो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। आप लोगों की पॉलिटिक्स तो 2 मिनट की बात थी, हमने खान साहब की गवर्नमेंट गिराना। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला उसने साबित किया हमारे बयानिए को कि किस तरह रियासती इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि खुद पीटीआई के लोगों ने कहा जी हमारे 3 MNAs मिसिंग थे सुबह तक। शेख रशीद साहब ने कहा कि 3 MNAs मिसिंग थे, वो आखिरी वक्त पेश किए गए हैं, और जो हमारी इतलात थी कि उन्हें उठा लिया गया था और उन्हें ज़बरदस्ती फिर पेश किया गया। तो ये तो फिर चूंकि अब पीटीआई हुकूमत में थी तो उसने रियासती और इंतज़ामी इदारों को इस्तेमाल किया, लेकिन इलेक्शन के बाद तो वो हुकूमत में नहीं थी। उस वक्त तो जो छोटी छोटी जमातें थीं, चाहे वो बीएनपी थी चाहे दूसरे ग्रुप थे, वो देख रहे थे कि भाई पलड़ा किधर जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि ऑपोजिशन के वोट ही तकसीम हो गए हैं, इनका तो चांस ही कोई नहीं, तो वो हुकूमत की तरफ चले गए। राइट जी। तो एहसन इकबाल साहब हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव 1-on-1 नेशनल डिबेट में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने एक्सक्लूसिवली डेवलपिंग पॉलिटिक्स के अंदर नून लीग के किरदार के ऊपर बात करनी है, और ये जानना भी ज़रूरी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुताल्लिक एक बात कही जा रही है कि वो मुल्क छोड़कर चली जाएंगी कुछ दिन बाद, तो उसमें कितनी सदाकत है, क्या वो इस आर्गूमेंट को बाय करते हैं नहीं करते हैं। साथ रहिएगा हमारे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल साहब 1-on-1 नशिस्त में हमारे साथ हैं। सर अगेन वेरी वार्म वेलकम। जहांगीर खान तरीन साहब का एक और ग्रुप की सूरत में सामने आना, वाकई में वाज दैट हैपनिंग, या फिर जिस तरह आबिद शेर अली साहब मेरे शो पर थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि ये तो सारा टोपी ड्रामा है, अगर नून लीग का कोई बंदा होता तो अब तक जेल में होता। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप इस बात को समझें कि जो पीटीआई है ये कोई एक कोहेरेंट ग्रुप नहीं है, ये एक भानमती का कुनबा है। इसे कॉबल अप किया गया, कुछ लोग पीटीआई के थे, कुछ हमारे ज़बरदस्ती तोड़े गए, कुछ पीपल्स पार्टी से लिए गए, कोई इधर से नीला पीला सुर्ख गुलाबी एक इम्तजाज बना के एक कॉकटेल बना के पॉलिटिकल कॉकटेल खड़ी कर दी गई। इनके अंदर बहुत तजादात हैं, और अब 3 साल जब गुजर रहे हैं तो वो तजादात सरफेस कर रहे हैं। और वैसे भी इमरान खान साहब की एक हिस्ट्री है, इनका जो भी मोशन होता है ये उसे छुरा घूमते हैं। आपको पता है कि इमरान खान को क्रिकेट टीम में कौन लाया था? माजिद खान साहब, इनके जो कज़न हैं जी। इन्होंने टीम में आते साथ ही माजिद खान की कप्तानी और उसको टीम से फारिग कराया पॉलिटिक्स करके। 2008 के इलेक्शन में मियाँ वाली से कैसे जीते थे पता है आपको जी? इनके चचाजाद भाई जो हैं, कज़न्स जो हैं, हफीजुल्लाह न्याजी और इनामुल्लाह न्याजी, उन्होंने कैंपेन की। इनको तो मियाँ वाली के रास्ते भी नहीं आते थे, लेकिन उन दोनों के साथ इन्होंने क्या हाल किया। फिर आ जाइए जहांगीर तरीन साहब, अच्छा उससे पहले आ जाएं नवाज शरीफ साहब, शौकत खानम हॉस्पिटल। अगर नवाज शरीफ साहब बहसियत वज़ीर आला ज़मीन ना देते और अपने फैमिली की तरफ से करोड़ों रुपए की इनको सीड मनी फराम ना करते चैरिटी में, इनका शौकत खानम हॉस्पिटल आज भी ये नक्शे लेके दुनिया में चंदे इकट्ठे कर रहे होते, इन ना देते उस कॉलेज के लिए बहसियत वज़ीर आला। यूसुफ रज़ा गिलानी बहसियत प्राइम मिनिस्टर और खादिम हुसैन बहसियत एजुकेशन मिनिस्टर। साहब की तरफ आ गया था खादिम विजन 2025 तो उस वक्त मैं एजुकेशन मिनिस्टर था कोalition गवर्नमेंट में। हमने वहाँ जाके इनको ग्रांट भी दी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और फैसिलिटेट किया। इनका नमल कॉलेज भी आज नक्शे लेके ये दुनिया में फिर रहे होते। इनके हर मोशन को इन्होंने डाकू चोर किया,
इनके हर मोशन को उन्होंने स्टैब किया। तो अब जहांगीर तरीन का अगर जहाज ना होता, ना इनकी पंजाब में हुकूमत होती, ना इनकी मरकज़ में हुकूमत होती। इसी से रिलेटेड मैं आबिद शेर अली साहब की बात के ऊपर आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि वो अपनी जगह एक सीनियर रहनुमा है, लंदन में होते हैं, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। आप क्योंकि पाकिस्तान में हैं तो आपसे पूछना बना, उन्होंने कहा है कि ये जो तरीन साहब का 40 ग्रुप वाला मामला है ना, 40 लोगों वाला, कहते हैं ये गवर्नमेंट का ड्रामा है और कुछ नहीं, अगर हमारा बंदा होता तो अब तक जेल में होता। देखिए, मैं समझता हूँ अगर हमारा बंदा होता तो FIA ने जब ओरिजिनल रिपोर्ट दी थी तो हुकूमत के ये जितने वजीर हैं, शुगर मिलों वाले, ये सब जेल में होते हैं। नैब हमें तो बगैर इंक्वायरी के, जी जी, यानी कि हमारे खिलाफ ना इन्वेस्टिगेशन ना इंक्वायरी, हमें सिर्फ केस बनाते साथ ही उन्होंने अंदर कर दिया जेलों के अंदर। इनके खिलाफ FIA ने पूरी रिपोर्ट बना के दी, इनको मुजरिम बताया, किसी ने हाथ नहीं लगाया, बल्कि उसके बाद इनको एयरपोर्ट से एक खसूसी जहाज़ के ज़रिए लंदन जाने को फैसिलिटेशन की गई। अभी भी जो कुछ हो रहा है ये एक कायदे कानून के अंदर इनको खौफ ये है कि वो एक तादाद है जो जहांगीर तरीन साहब के साथ है। ये तो जिस तरीके से आपने उन्हें गिरफ्तार किया है तो यूं लगता है कि आप इनवाइट कर रहे थे इस रिएक्शन को, कि ये रिएक्शन हो और उसके बाद स्क्रीन से जहांगीर तरीन की खबर ख़त्म हो जाए, PTI की खबरें ख़त्म हो जाएं, एक नया महाज खुल जाए, तवज्जो उस तरफ चली जाए सारी। तो ये ऐन मुमकिन है कि हुकूमत ने एक नया महाज खोला है ताकि जो उसकी इंटरनल रिबेलियन है, जो उसके इंटरनल क्राइसिस है, उससे तवज्जो हटाई जा सके। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की जो कॉन्डक्ट है, शुरू दिन से मैं ये कहता रहा हूँ कि नहायत बचगाना है। इनको स्टेट क्राफ्ट का कोई अंदाज़ा नहीं है और ये मुल्क के मफादात से खेल रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला है, चाहे वो हमारी दाखिली सलामती का मसला है, चाहे हमारी मईशत का मसला है। आज मैं आपको एक देखें ना, वज़ीर आज़म साहब हैं फ़िलासफ़र, फ़लसफ़ा ऐसा शानदार पेश करते हैं, उनके लोग आपको अरस्तु बोलते हैं। नहीं, वो मुझसे समझे कि वो अरस्तु के भी दादा हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने सरगोदा सुकरात का नाम ले हम या फिर प्लेटो का नाम ले, आज वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया कि पाकिस्तान का जो कोर मसला है वो रूल ऑफ लॉ है। ये जो महंगाई है ये उसका सिम्टम है, क्योंकि जैसे बुखार होता है ना, वो सिम्टम होता है, तो उसकी वजह और होती है, जो कोर वजह है उसकी वजह से बुखार होता है। तो उन्होंने कहा ये महंगाई जो है ये सिम्टम है कि हमारा रूल ऑफ लॉ का मसला बड़ा संगीन है। कितना ज़बरदस्त जोड़ा है ना। ठीक है जी। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि 2013 से लेके 2018 तक तो ये सिम्टम मौजूद नहीं था, कोई महंगाई नहीं थी। इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ का भी मसला नहीं था। अब जो आपकी शरह नमू है, जो चीजें हैं वो तो हैं, वो तो बताती हैं। जो इमरान साहब की लॉजिक है उससे तो वो अपनी बात को नेगेट कर जाते हैं। वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अगर 2013 और 18 के दरमियान महंगाई नहीं थी, चीनी 52-54 रुपए 5 साल स्टेबल रही, आटा जो है 34-36 रुपए किलो स्टेबल रहा, कुकिंग ऑयल जो है 100-120 रुपए किलो स्टेबल रहा, रुपए की वैल्यू स्टेबल रही। तो इसका मतलब यह है कि फिर रूट कॉज जो रूल ऑफ लॉ है वो भी स्टेबल था, बेहतर था। बात दम है, आर्गुमेंट इज वैलिड, वेरी वैलिड आर्गुमेंट। अच्छा, अब क्योंकि सारी जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है महंगाई से रिलेटेड, बाकी मामला से रिलेटेड, वहाँ पर हम कश्मीर को किसी सूरत में नज़रअंदाज कर नहीं सकते ना। आप क्योंकि ख़ुद काबीना का हिस्सा रहे, एक बड़ी आपके पास मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्री, आप उसमें घायल भी हुए, आपको फायर लगा। क्या ECC ये फैसला कर सकती है बग़ैर प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट के कि इंडिया के साथ ट्रेड कर ली जाए लेकिन कश्मीर के मसले को साइड पर रखें? देखिए, ये भी हमें समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है और ये बड़े सियाने हैं। आप मुझे बताइए जी कि अगर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इमरान न्याजी साहब हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस समरी को ऑथराइज किया, पढ़ लिख के किया होगा ना, या तो ये कहें जी अंगूठा छाप है ये। 2 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है कि जहाँ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स अपने मिनिस्ट्री की समरी को ऑथराइज करता है कि यह आप कैबिनेट को भेज दें, ठीक है। दूसरा मरहला होता है कि जहाँ वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि कैबिनेट के अंदर कौन सी समरी पेश होनी चाहिए। जी जी। तो आपने बैसियत वज़ीर आज़म उस समरी को कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश होने की भी इजाज़त दी, यहाँ तक तो आप ठीक थे। लेकिन जब ऑपोजिशन ने आपकी चोरी पकड़ ली और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मीडिया ने इस पे आओ फगां किया, और अगले दिन जब काबीना में आप बैठे तो आपने फौरन यू टर्न ले लिया। और एक ही दिन पहले आपने उनको
फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है हमाद अजहर साहब को, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने भी कह दिया कि सर आप ही ने तो कहा था। आप ही ने कहा, आप एकदम फिर यूटर्न ले जाते हैं। तो मेरा मकसद यूटर्न तो अजीम क़यादत की लेकिन निशानी आप होती है। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान एक ऑर्डिनरी मुल्क नहीं है, वी आर ए न्यूक्लियर कंट्री। वी आर, यस वी आर। दुनिया हमारी तरफ देखती है कि कुछ हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ हमारे जो नेशनल डिसीजन मेकिंग है उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस तरह तो आज अफ्रीका के अंदर रवांडा भी डिसीजन मेकिंग नहीं करता जैसे आप कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान का। तो मेरा ये ख्याल है कि असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने एक अनाड़ी को हुकूमत दी है। और मैं ये सवाल अक्सर पढ़े लिखों से भी करता हूँ और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी मैं पूछता हूँ कि जनाब आप एक करोला या सिविक लेकर आते हैं, कितनी पड़ताल करते हैं उसकी चाबी एक ड्राइवर को देने के लिए? 10,000 दफा। ठीक है ना, एक ड्राइवर आया जी मैं 10 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऐसे नहीं देंगे उसके हाथ में। पहले पूछेंगे किस चीज़ की ड्राइविंग, अगर वो बस या वैगन चलाता रहा तो गाड़ी की, कार की चाबी नहीं देंगे। अच्छा, अगर वो कहे जी कार चलाता रहा हूँ, फिर पूछेंगे अच्छा ये बताओ कि टैक्सी चलाते थे या प्राइवेट गाड़ी चलाते थे? क्या कहा जी प्राइवेट चलाते। अच्छा ये बताओ कि दफ्तर की ड्यूटी करते थे या घर की ड्यूटी करते थे? फिर तसल्ली करके आप अपनी गाड़ी की चाबी किसी को देंगे। अगर आपको कोई, चले इमरान खान साहब की दयानतदारी भी मान ली जाए कि जी बड़े तहज्जुद गुजार हैं, हाजी हैं, कोई आपको ये कहे कि जी ये बड़े वलीउल्लाह साहब हैं, तहज्जुद गुजार हैं, सारी सारी रात इबादत करते हैं और बहुत ही दयानतदार है, इन्होंने गाड़ी आज तक नहीं चलाई, आप उन्हें ड्राइवर रख लेंगे? मैं तो कभी नहीं रखूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है कि किसी ने उनको ड्राइवर रखा है? तो आपको लगता है किसी ने उनको ड्राइवर रखा है? तो मैं ये सवाल, मुल्क का ड्राइवर रखा है? मैं ये सवाल उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ ये पब्लिक ने वोट दिए ना उनको, जिन्होंने फैसिलिटेट किया इमरान खान को लाने में। एक शख्स के जिसने आज तक यूनियन काउंसिल का तजुर्बा हासिल नहीं किया, उसे आप 20-22 करोड़ अवाम की मशीन की चाबियां दे रहे हैं, क्या तवक्को रखते हैं? एक अनाड़ी को जब आप गाड़ी पे देंगे तो यही करेगा ना। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक तबका ऐसा है जो ये राय रखता है क्योंकि फैसिलिटेट करने वाले ने पहले 2 शादियां कर रखी थी, अब वो तीसरी लाया है तो पहले 2 को बड़ा गुस्सा आ रहा है। एक आप हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई। ये हजारों लाखों सालों की तारीख में एक भी मिसाल नहीं है कि किसी सोसाइटी में अनाड़ी आदमी ने रिफॉर्मर बन के तब्दीली लाया हो। देखिए हमारे लिए सबसे मुकद्दस जो, नहीं सर मेहनत तो वो कर रहे हैं, नहीं जो सबसे मुकद्दस एग्जाम्पल है वो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ताला ने आपको मक्का में पैदा किया, कैपिटल ऑफ अरेबिया जी। अल्लाह ताला ने आपको कुरैश ख़ानदान में पैदा किया, विच वॉज द रूलिंग ट्राइब ऑफ द अरेबिया। यस। अल्लाह ताला ने आपको 40 साल मुशाहिदा कराया पावर पॉलिटिक्स का जो वहाँ की थी, उसके बाद नबूवत अता की। देखिए ये भी तो हो सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में उनकी पैदाइश होती, 40 साल तक वो आराम से मदीना में उनकी पैदाइश होती, फिर अल्लाह ताला उन्हें कहते जाएं आप जाके मक्का जाके नबूवत का ऐलान करें। ये भी तो हो सकता था ना। नहीं, कैपिटल ऑफ पावर के अंदर उनकी पैदाइश हुई, रूलिंग ट्राइब के अंदर पैदाइश हुई, उनको तमाम उस जगह के पावर पॉलिटिक्स का मुशाहिदा कराया गया, उसके बाद नबूवत से सरफराज करके उन्हें मदीना लाया गया कि अब आप रियासत की बुनियाद रखें। इसमें बहुत बड़ी हमारे लिए सबक है। तो हम अगर ये समझें कि एक शख्स जिसने इस पूरे निज़ाम को, इंतज़ामी निज़ाम को एक दिन नहीं देखा, उसको इसकी अलिफ बे नहीं पता, वो इसको तब्दील कर देगा, वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। और वो यही अशर करेगा जो उसने कर दिया है कि चूंकि हिला दी है पूरे निज़ाम की। आज पाकिस्तान की गवर्नेंस किधर है? आप देखिए कि इस तरह बच्चे खिलौने नहीं बदलते जिस तरह आप अफसर बदल रहे हैं, मिनिस्ट्रीज चेंज कर रहे चीफ हैं, सेक्रेटरीज बदल रहे हैं। वी आर ए न्यूक्लियर कंट्री, 3rd ईयर वी डोंट हैव अ फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना नहीं है, हमें बजट आने वाला है महीने के बाद,
हमारा वजीर खजाना नहीं है, एक टेम्परेरी वजीर खजाना है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। मेरा मकसद है कि ये पाकिस्तान का तमाशा हमने बनाया है। जिसने ये गलती की है उन्हें अल्लाह ताला से और अवाम से तौबा मांगनी। गवर्नमेंट के अंदर तो जो गलतियां हो रही हैं, लेकिन रियासत हाय मुत्तहदा PDMVA के दरमियान और उनके आपसी जो मामलात हैं उसमें जो गलतियां हो रही हैं उसकी तरफ भी थोड़ी नजरसानी कर लें। जो लोग आपसे निगोशिएट करते थे, कल को आपका नाम लेते थे, मरियम बीबी का नाम लेते थे, अब वो कहते हैं हमने हमजा शहबाज से बात करनी है या शहबाज शरीफ से बात करनी है। I'm talking about लाहौल भुट्टो जरदारी साहब एंड जरदारी साहब। तो ये कितना अलमिया की बात है। यानी आप लोग जो लाहौर की सड़कों पर उन्हें घसीटने की बातें करते थे, आप लोगों से उन्होंने गड़ी खुदाबश के अंदर जिए भुट्टो के नारे लगवा लिए। हमें कोई इसमें नहीं है। देखिए, जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया जी, हमने एक दूसरे को तस्लीम किया। अगरचे पीपल्स पार्टी ने, इसका मतलब उन्होंने आपको दिल से तस्लीम नहीं किया ना सर। उनकी बात वो जाने। देखिए, हाँ। मैं समझता हूं कि जमहूरियत का तकाजा ये है कि जब तक आप एक दूसरे के इख्तलाफ के हक को और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, जमहूरियत नहीं चल सकती। इट इज़ नॉट आइदर और, इट इज़ अस। हम सब ने मिलके इस निज़ाम को चलाना है। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं। मैं आज भी समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बहसियत सियासी जमात उनका राइट है, एहतराम मैं करूंगा, उनका हक है, वो अपने फैसले खुद करें। ये दुरुस्त फेल था फाड़ना? कौन सा? नहीं, वो मेरा ख्याल है कतन दुरुस्त नहीं था। ये थोड़ी सी इमेच्योर एक्ट था। हमें ये नहीं करना चाहिए। जो एक आपस का, देखिए, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको एक इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाना, उसको राइट और रॉन्ग बना लेना और ब्लैक एंड वाइट बना लेना दुरुस्त नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा, सॉरी टू कट यू ऑफ क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, सवाल पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में एक बात चल रही है कि बहुत जल्द मुल्क से बाहर जा सकती हैं, लंदन जा सकती हैं। वो तो इसका खुद वजाहत दे चुकी हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही इस हुकूमत को रुखसत किए बगैर। और जो आपने पिछला सवाल किया था ना, उस पर मैं बता दूँ। देखिए, जो बिलावल साहब ने एक बड़ी मानाखेज मुस्कुराहट के साथ हमजा शहबाज साहब की बात की थी, तो वो उन्होंने एक अपनी तरफ से बड़ा कार्ड प्ले किया था कि जी हम आपके अंदर तकसीम पैदा करेंगे। उन्हें पता नहीं है, देयर इज नो डिवाइड विद इन द PMLN। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक सिक्के के दो रुख हैं। इसी तरह मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी एक सिक्के के दो रुख हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनमें ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है। और इसलिए मैंने बड़े, हालांकि मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने बिलावल साहब से अदब से कहा था कि इतनी आपकी अभी उम्र नहीं है जितना हमारा सियासी तजुर्बा है। तो हम ये सारी चालों को बखूबी समझते हैं। बेहतर ये है कि आप अपनी सियासत करें। हम आपसे इश्तराक चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस मुल्क का निज़ाम बदलें। अगर आप किसी और रास्ते पे चलना चाहते हैं, आपका वो हक है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ मिसचिफ नहीं खेलना चाहिए। मिसचिफ खेला है उन्होंने। देखिए, मैं अगर पीपल्स पार्टी करें, एहसन साहब एडमिट करें कि जहां मिसचिफ हुआ, आप माने इस चीज को, इसमें बड़ाई है। उन्होंने इस चीज को एक शरारत के अंदाज में इस्तेमाल किया और हमने ऐसी शरारत का पीपल्स पार्टी के अंदर कला कमा किया था। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, उसके बाद ये ख्वाजा आसिफ साहब थे जिन्होंने जरदारी साहब की क़ियादत को तक़वियत दी, वरना वहाँ पे जरदारी साहब की क़ियादत अमीन फ़हीम साहब के हाथों चैलेंज हो चुकी थी। तो आप उन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब की उस बात को ज़रूर मान लेते हैं जिन्होंने कहा था कि आई डोंट ट्रस्ट दिस गाय। वो बहरहाल उन्होंने बात तो उनकी ठीक थी, फिर बात तो उनकी ठीक थी बज़ाहिर ख्वाजा आसिफ साहब की। आपको याद आती है उनकी बात? बज़ाहिर जो है वो, अब इस पे लोग तबसरा कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, हम पीपल्स पार्टी से तलखी नहीं बढ़ाना चाहते। हाँ। हम उनका एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी एहतराम करते हैं। पीडीएम में दम बचा है? पीटीएम में अब ही दम बचा है, चूंकि ये यकजहती और यगानगत है इसमें। हलाले की तरफ जाएंगे, तलाक के बाद हलाले की तरफ जाएंगे। अगर पीडीएम एक इलेक्टोरल अलायंस बन गई तो मैं आपको बताऊं, चारों सूबों के अंदर वो एक भौचाल बर्पा कर देगी और सिंध के अंदर भी कामयाब होगी। अननेचुरल है ना, हो नहीं सकता। अगर होना होता तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले के ऊपर अभी इतनी हाहाकार ना होती ना। अननेचुरल अलायंस ये जो नहीं, देखिए, जो बाकी 8 जमाती तो नेचुरल अलायंस बच गया ना। हाँ, ये नेचुरल है। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं। स्टैंड करता है कोई नहीं पता। ये इनमें जितनी जमातें हैं, इनमें से किसी का किसी से क्लैश नहीं है। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और जहां एक जमात की पॉकेट है वहां पे बाकी जमातें हैं ही नहीं। अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती उनको आपने, उनसे आप जान छुड़ा सकते हैं आने वाले दिनों में? नहीं, वो तो खुद चली गई ना। चली गई हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि उन्होंने खुद को पीडीएम से अलहदा करके बाकी जमातों को ये मौका फराहम कर दिया है कि अब वो पीडीएम को एक इलेक्टोरल अलायंस बनाने के लिए संजीदगी से गौर करें।
या इससे फर्क नहीं पड़ता? वैसे पीपल्स पार्टी एएनपी के पड़ता तो है ना फर्क जाने मेरा से? ख्याल है वक्ती है, वक्ती है। और ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो पीडीएम के अंदर एक यकसुई आएगी वो इसे ज्यादा ताकत देगी। दिस डेंट कुड बी रिपेयर्ड एट एनी टाइम। No, this I don't even say it is a dent. It's not even a dent. Not even a dent, because जिसने पीडीएम को छोड़ा है उसने खुद को डेंट डाला है, पीडीएम को नहीं डेंट डाला। वेरी थैंकफुल टू यू सर। एहसन इकबाल साहब तशरीफ लाए। ख्वातीन और हज़रात, आज की जो डिबेट थी उस डिबेट में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़ेर बहस रहे हैं। सबसे अहम बात थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से, जो मुसलसल ज़ेर बहस है कि वो शायद मुल्क से बाहर जा सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगी, इसका उन्होंने खुद इजहार कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी जहांगीर तरीन साहब के बज़ाहिर ग्रुप बनने की, जिसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर खबरों का भौचार और उस खबर का दब जाना। तो इसको एहसन इकबाल साहब ने मेरे शो पर कहा ऐन मुमकिन है कि खबर के जरिए दूसरी खबर दबाई गई हो। आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स किस तरह डेवलप होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के शो से। जमील फारूकी को जान सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।